वेलकम बैक जी। चलिए एक नए एग्जाम की तैयारी करते हैं, डीबीटी जेआरएफ 2018 के लिए। और इस एग्जाम को भी समझने के लिए और इसको हैंडल करने के लिए पुराने एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना एक अच्छा विचार है। बट यार विचार तो ये आता है कि बनाने वाले ने क्या बनाया ताजमहल। 20 साल की मेहनत लगी, बट आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना था उस टाइम के हिसाब से। आज भी हम बात करें तो तमाम तरह के आर्किटेक्चर बहुत सारी बिल्डिंग बनाते हैं और समझते हैं कि भाई चमत्कार कर दिया उन्होंने बिल्डिंग बना करके। यह चमत्कार तो बनाने वाले ने मधुबाला को बना के किया था। उनकी खूबसूरती इतनी मशहूर थी, पता नहीं कितने लोग उनसे मिलने की इच्छा करते करते इंतजार में पड़ गए कि कब बुलावा आ जाए। जमाना गुजर गया, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे बंद नहीं हुए। कहानियां तो ये भी हैं कि जैसे ये मालूम पड़ा कि उनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को वापस कलर कर सकते हैं, कुछ मुर्दों में तो जान आ गई। कब्र में जा रहे थे अच्छे खासे, वापसी का रास्ता पकड़ लिया। नो डाउट कलर होने के बाद में जो मधुबाला के रूप हमें दिखाई दिए, उनकी खूबसूरती का हमें और एहसास होता है। और खूबसूरती केवल इंसानों की क्यों, खूबसूरती तो यार प्रकृति में भरी पड़ी है, सभी जीवों में। ये भी तो कलाकारी है, कमाल की इंजीनियरिंग। ये तो खैर करने वाले ने की है इंजीनियरिंग, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग के जड़ में जो मॉलिक्यूल था वो तो डीएनए था। और आजकल तो भाई लोग ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही इंजीनियरिंग करके और नए नए तरीके से मॉडिफाई करते हैं। डीबीटी का एग्जाम भी तो ऐसे इंजीनियर्स के लिए है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। चलिए शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हाई फ्लाई के साथ कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस इंजीनियरिंग में किस तरह की बातें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक 20 मर का डीएनए है। 20 पर मतलब उसमें कुल मिलाकर के 20 बेस पेयर्स है। और यहाँ डीएनए में जो सीक्वेंसेस हैं केवल ए, जी और सी है। नोटिस करो यहाँ पे केवल 3 बेस पेयर दिए गए हैं। यहाँ पे जो चौथा बेस जिसे हम जानते हैं डीएनए में थाइमिन, वो नहीं है। तो जो टोटल वैरायटी है वो केवल 3 की है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डीएनए सीक्वेंस बी कंस्ट्रक्टेड। तो यार हमेशा एक बात याद रखो, एक फार्मूला है m की पावर n, जहाँ पे m का मतलब है कि जिस भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में वैरायटी कितनी है। और यहाँ वैरायटी है 3। और n का मतलब है कि जो भी आप सेट बनाना चाहते हो उसमें कितने अल्फाबेट्स इस्तेमाल होंगे, टोटल कॉम्बिनेशन का साइज कितना है। तो साइज है यहाँ पे 20 का। तो भाई मिल गया फार्मूला तुम्हें सीधा, सॉल्यूशन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैच द फॉलोइंग है, टेक्निक्स। अब बायोटेक की बात कर रहे हो, टेक्निक्स को लेकर ना आए, कभी ऐसा हो सकता है क्या? भाई जब डीएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन को प्यूरिफाई भी तो करते हैं कई डिफरेंट बेसिस पे। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का इस्तेमाल करके हम लोग पीआई के बेस पर प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर। क्योंकि प्रोटीन तुम्हें पता है कि अमीनो एसिड के बने हुए हैं, और अमीनो एसिड मतलब अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, यानी कि अलग अलग पीएच पर ही अलग अलग रोल निभाते हैं। और हर एक प्रोटीन की अपनी एक पीएच होती है जिस पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का मिल सकता है, मतलब ड्यूटरायन की फॉर्म में, प्रोटोनेटेड फॉर्म भी और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी। उसी को हम लोग बोलते हैं पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अलग अलग प्रोटीन्स को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर सेपरेट करने वाली टेक्निक का नाम है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो भाई डायलिसिस के थ्रू हम लोग अनवांटेड इंप्योरिटीज को हटाते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं। अब नो डाउट अल्ट्रा साइंटिफिकेशन की बात करोगे तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को लेके आओगे, और सॉल्टिंग आउट की बात करोगे तो भाई प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करोगे। कभी किया तुमने प्रोटीन को प्रेसिपिटेट? नहीं किया? कम ऑन यार, तुमने किया तो है, कितनी बार होते हुए देखा। जब दूध फट जाता है तो दूध में जो कैसीन नाम का प्रोटीन है, यही वो प्रोटीन है जिसे आप पनीर की तरह खाते हो। ये जो प्रोटीन इकट्ठा आपको दिखाई देता है फटे हुए दूध के अंदर, ये भी तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है। नींबू डाल के भी कर सकते हो इस काम को, और सॉल्ट डाल के भी। तो अब बस मिला दो सारी कहानी को। 4 का पी 2 जगह पर है, और 3 का है एस। तो 3 का एस तो भाई एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, परसेंटेज दिख रहा है, साइटोसिन की बात कर रखी है, मतलब चारगॉफ रूल की बात कर रहे हैं। चारगॉफ रूल ये कहता है कि किसी भी डीएनए के अंदर A + T + G + C = 100% है। और वो ये भी कहता है कि प्यूरिन जितने होते हैं उतने ही पायरामिडिन होते हैं। अब क्योंकि यहां दे रखा है 38% साइटोसिन, और जितना साइटोसिन मिलेगा उतना ही ग्वानिन मिलेगा। तो भाई 38 + 38 कर दो तो तुम्हारे पास G + C निकल के आ जाएगा। और 38 + 38 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 76। अगर मेरे पास G + C 76% है तो A + T कितना हो गया? ये हो गया 100 में से 76 को माइनस कर दो,
तो निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास 24। लेकिन क्योंकि ए बराबर होता है टी के, तो भाई 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 12% निकल आया, या तो एडेनिन कह लो या थाइमिन कह लो। अब क्योंकि इन्होंने परसेंटेज पूछ रखा है एडेनिन की, तो आंसर है तुम्हारा सीधा 12% ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक और मैच द फॉलोइंग। जब हम बायोटेक की बात करते हैं तो जो प्रोटीन को तुम प्यूरिफाई कर रहे थे, प्रोटीन को प्यूरिफाई कर क्यों रहे थे भाई? इंडस्ट्रियल यूज के लिए। देखो नॉर्मल जो हम बॉटनी जूलॉजी की बातें करते हैं वहां पे तो हम लोग जीवन के बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में इस ज्ञान का इस्तेमाल है ह्यूमन के यूज के लिए। बायोटेक में हम लोग अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी मर्जी के प्रोटीन बना सके और उन प्रोटीन को इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे कि पपायन को ले लो, पपायन एंजाइम पपाया से मिलता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, इसलिए ये मीट के टेंडराइजेशन में इस्तेमाल होता है। एन का 4। अब कितने ऑप्शन में एन का 4? एक ही में तो है यार, इतने से काम बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यही करके छोड़ दोगे, क्योंकि ये पेपर होने के बाद का वीडियो नहीं है, ये पेपर होने से पहले का वीडियो है। तो अगर तुम रियली में डीबीटी एग्जाम को देने जा रहे हो सीरियसली, तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देखोगे भी और याद भी रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास की इंफॉर्मेशन फिर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, हिस्टोन कोड। भाई जेनेटिक कोड का तो बहुत नाम सुन रखा होगा, हिस्टोन कोड भी एक कहानी है। अब तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं भाई। किसी जमाने में हम लोग बोलते थे कि जीन है तो एक्सप्रेस भी करेगी, आज हम जानते हैं कि जीन है तो एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी, इसकी भी कहानी है अपने आप में। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एपिजेनेटिक्स, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन वाली कहानियां, और ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन कैसा है उसके बेस पर डिसाइड है। जैसे कि अगर हिस्टोन्स का एस्टाइलेशन हो जाए H3 हिस्टोन का, तो ये ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर सकता है। तो सिमिलरली अगर यही एस्टाइलेशन यहां 2 जगह पर हो और वो भी H4 का, तो इससे हिस्टोन्स इकट्ठा होने शुरू आते हैं, मतलब जीन चुप हो गई। यानी कि जीन साइलेंसिंग में और जीन को ऑन करने में, यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करने में और हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करने के लिए हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब कौन से हिस्टोन्स के कैसे मॉडिफिकेशन से क्या असर पड़ता है, इसी को बोलते हैं हिस्टोन कोड। ऑप्शन नंबर बी। ये जितनी भी जानकारी यहां ले रहे हो, क्या ये जानकारी केवल डीबीटी के एग्जाम में काम आने वाली है? भाई एग्जाम तो इसके बाद एक और भी आ रहा है, जून। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एग्जाम में यूज करके भूल मत जाना। नेट जून 2018 में भी यहां की बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। और ये एग्जाम भी हल्का नहीं है, इस एग्जाम में भी बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं, इसलिए टाइम लगाना पड़ता है। टाइम तो तुम ऑलरेडी बहुत निकाल चुके हो, और नहीं भी निकाला है तो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को पॉलिश कर लो इन क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, एक जीन है जिसको क्लोन किया गया है हिंद थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट में, और ये एम्पसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है। डायग्राम बना लो, एक एम्पसिलिन वाली जीन है जिसमें हिंद थर्ड की साइट है H, और एक इसमें कैनामाइसिन की भी जीन है। तो जब वेक्टर के अंदर जीन ऐड कर दी गई तो भाई जीन तो एम्पसिलिन रेजिस्टेंस वाली में गई है ना, ये जीन खराब हो गई है। टू सेलेक्ट फॉर ओनली रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। अब जो रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ठीक रहेगी? तो यार क्योंकि यहाँ पे कैनामाइसिन की जीन ठीक है, तो पहले इन सेल्स को ग्रो करो ऐसी प्लेट के ऊपर जिसमें कैनामाइसिन पड़ाओ, तो जिन जिन के अंदर ये वेक्टर अवेलेबल होगा वो ग्रो करेंगे कॉलोनीज, और फिर इस कॉलोनीज की प्लेट की रेप्लिका तैयार कर लो खूब सारी, और इन रेप्लिका में जो मीडियम में पड़ा हुआ एंटीबायोटिक वो एम्पसिलिन डाल दो। अब नोटिस करो क्योंकि तुम्हारी जो रिकम्बिनेंट जीन है, जहां पे तुम्हारी जीन ऐड है वेक्टर के अंदर, वो बैक्टीरिया की एम्पसिलिन रेजिस्टेंस की जीन खराब हो चुकी है। जो कॉलोनी गायब हो जाए, जैसे कि ये वाली रेप्लिका प्लेट के अंदर, इसका मतलब ये है वो कॉलोनी जिसके अंदर हमारी जीन थी। जब हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए पढ़ते हैं तब हम इस सिलेक्शन मेथड को भी समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 को ले लो। सिंपल सा क्वेश्चन है डीएनए सीक्वेंसिंग का, सेंगर मेथड। सेंगर मेथड में डाइडिऑक्सी कहानी थी। अब क्योंकि डाइडिऑक्सी में ना तो 3 प्राइम पर OH होता ना 2 प्राइम पर, तो जब भी कभी ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग चैन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। और लॉजिक सिंपल सा है कि जब हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग तरह के डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब उन कॉम्बिनेशन के बेस पर हम बैंड देखते हैं। सबसे नीचे वाली कहानी शुरू करेंगे, ये है मेरा 5 प्राइम एंड, तो जो सीक्वेंस है वो है GAATC 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग क्लास में इस बातों को पढ़ते हैं तो हम लोग कई बार इन एक्सपेरिमेंट्स को करके देखते हैं और उस डाटा को अच्छी तरीके से समझते भी। क्वेश्चन नंबर 31। अब इस ऑप्शनों में से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको ट्रांसक्राइब करता है?
कौन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता यार ये? आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब जानते हैं और ये अलग अलग तरह के आरएनए बनाते हैं। ये टेबल बहुत जगह काम आता है और इस टेबल को देख के तो मालूम पड़ जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, माइक्रो आरएनए और मैसेंजर आरएनए चीजों को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन लिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो किसी पर्टिकुलर जीन ए के लिए जरूरी है और इसको एक्सचेंज कर दिया है किसी ऐसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन से जो किसी दूसरे जीन का था। लाइनों में तो बात समझ में आती नहीं, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ए के लिए, इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन यहां है, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बी जीन के लिए जिसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन यहां पर है। तो अगर मैं बी वाले का डीएनए बाइंडिंग डोमेन ए वाले के साथ जोड़ दूं तब खुद सोच के बताओ भाई, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए को पहचानेगा या बी को? अब क्योंकि डीएनए बाइंडिंग डोमेन तो बी को पहचानने वाला ना, तो केवल बी जीन को एक्सप्रेस कराएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यूकैरियोट्स में जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और जब लास्ट में आकर टर्मिनेशन होता है, स्टॉप कोडॉन, याद है कौन कौन से स्टॉप कोडॉन होते हैं? यूजीए, यूएए वगैरह, याद रखना इसको, जरूरत पड़ जाती है। तो ये स्टॉप कोडॉन पर आकर के टर्मिनेशन होता क्यों है भाई? होता है इसलिए क्योंकि जो 64 कोडॉन है ना, उनमें से केवल 61 को पहचानने के लिए ट्रांसफर आरएनए, ये 3 स्टॉप कोडॉन पहचानने के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, बल्कि इसको पहचान करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने के लिए आता है आपका रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कुछ हद तक कहीं ना कहीं ट्रांसफर आरएनए के जैसा है, और इसीलिए जब भी आरएफ आएगा तो वो स्टॉप कोडॉन को पहचानेगा और वहां बाइंड कर जाएगा। यही कारण है टर्मिनेशन होने का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको डाइजेस्ट किया गया भाई एंजाइम एक्स के साथ, इसकी रिकॉग्निशन साइट दे रखी है और वो ये कह रहे हैं कि जिस दूसरे हिस्से को डीएनए क्लोन करना है उसमें इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करें जिससे बने हुए टुकड़ों से ये पीसेस आपस में जुड़ जाएं? तो देखो, इस रेस्ट्रिक्शन साइट को डाइजेस्ट कराने पर जो मुझे पीस मिलने वाला है डीएनए के, उसमें ओवरहैंग है सीटीएजी का। तो बस ये चेक कर लो भाई किस हिस्से में कट करके मुझे ओवरहैंग मिलेगा सीटीएजी का, और सीटीएजी का ओवरहैंग मुझे कहां दिखाई दे रहा है? इस जगह पर। मिल गया आंसर, क्योंकि हमें तो ओवरहैंग से मतलब है। अगर डीएनए के ओवरहैंग एक जैसे हैं तो दो अलग अलग एंजाइम से कटने वाले डीएनए के पीस भी आपस में चिपक सकते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिंपल से प्रिंसिपल हैं, बहुत काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ऑपरेंड में जहां एक लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन होता है और वो भी प्रमोटर ऑपरेटर वाली कहानी के बेस पर, तो इसका एक और भी सिस्टम है जिसे अटेन्युएशन कहते हैं। उस अटेन्युएशन में एक लीडर सीक्वेंस है और वहां पर 2 ट्रिप्टोफैन के कोडॉन है, और इन्हीं की वजह से डिसाइड होता है कि ट्रांसक्रिप्शन आगे होगा या नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं जबकि आरएनए पूरा बनता नहीं है, और ट्रांसलेशन करने वाला राइबोसोम वो है जो डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। गलती नहीं कर रहा हूं मैं। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है, और यहां पर राइबोसोम ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की हेयरपिन बनेगी या नहीं बनेगी ये कंट्रोल करता है। इसलिए यहां ट्रांसलेशन की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रही होती है अटेन्युएशन में। तो कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है? यहां इंपॉर्टेंट नहीं है ऑपरेटर सीक्वेंस की कहानी, क्योंकि हम एटीन्यूएशन की बात कर रहे हैं। एटीन्यूएशन में ऑपरेटरी कहानी नहीं है। एटीन्यूएशन वाली कहानी जब आती है जब आरएनए बनना शुरू हो चुका होता है, आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 37, जितने भी लोग आई फ्लाई के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी क्वेश्चनों को अपने लेक्चर के साथ कंसर्न करना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो अपने लेक्चर्स के अंदर। अगर इस इंफॉर्मेशन में कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 में बात चल रही है प्लाज्मिड डीएनए की। इसको डाइजेस्ट कराया गया इको R1 से। डाटा को सीधा हम लोग डायग्राम में बना लेते हैं। प्लाज्मिड है सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल। इको R1 से डाइजेस्ट कराने पर मुझे 16 kb का एक ही पीस मिला। इसका मतलब कट एक ही जगह लगा है कहीं भी। तो BAM-H1 का डाइजेशन करा के मुझे 2 पीस मिले, तो इसका मतलब कट जो है 2 साइड का BAM-H1 का 2 जगह पर। बट एक और भी बात है, यहां टोटल जो साइज है वो है 16 kb का, और इन 2 पीसों का जोड़ के साइज बन रहा है केवल 10 kb का। तो भाई 6 kb कहां चले गए? इसका मतलब ये 6 kb के 2 पीस मिलने वाले हैं यहां पे तुम्हें। और अगर 2 पीस मिलेंगे तो मतलब कुल मिलाकर के 1, 2 और 3 पीस मिल गए। और 3 पीस इस सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल से जब मिलेंगे जब यहाँ पे कम से कम 3 जगह पर कट हो BAM-H1 का। BAM-H1 3 जगह कट मारेगा तो मुझे 3 पीस मिलेंगे, 1, 2 एंड 3।
इनमें से 2 पीस जो है वो 6 केबी के और 1 पीस 4 केबी का है। तो आंसर है तुम्हारा बी। हाँ, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, जरा ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 1 की लाइन पढ़ो और ऑप्शन नंबर सी की लाइन पढ़ो, कुछ दिखाई दिया क्या कि क्या खास बात है? चलो ढूंढते रहो। क्वेश्चन नंबर 38, माइलोमा सेल को फ्यूज कराया गया स्प्लीन सेल के साथ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। तो जब भी माइलोमा सेल को हम लोग स्प्लीन सेल के साथ फ्यूज कराते हैं, स्प्लीन सेल मतलब जो बी सेल जहां मौजूद है हमारी, तो इसको हम हाइब्रिड सेल बोलते हैं या हाइब्रिडोमा सेल। ये सेल इमोर्टल होती हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इमोर्टेलिटी वाली कहानी आई है माइलोमा से, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आई है स्प्लीन सेल से। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम की इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं और वो भी सुसाइड इनिबिटर के द्वारा। भाई सुसाइड तो की थी धर्मेंद्र ने, याद है, टंकी पे चढ़ के सुसाइड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं जो दिखने में उनके सबस्ट्रेट जैसे हैं, बेचारे मॉलिक्यूल। वैसे तो वो एंजाइम को नुकसान पहुंचाने वाले थे नहीं, लेकिन एंजाइम बेवकूफ बन करके इन सबस्ट्रेट जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अपना असर दिखा देता है, उनके साथ रिएक्शन कैटलाइज कर देता है। और जैसे ही वो केमिकली मॉडिफाई होते हैं, ये मॉडिफाइड रूप एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ही जुड़ जाता है कोवेलेंटली, और अब एंजाइम कुछ और काम नहीं कर सकता। तो ऐसे इनिबिटर जिन्हें एंजाइम ने अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के कारण इनिबिटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे इनिबिटर को हम सुसाइडल इनिबिटर कहते हैं, क्योंकि एंजाइम ने अपनी सुसाइड का इंतजाम खुद कर लिया। अब क्योंकि यहां पे रिएक्शन कैटलाइज करने वाली कहानी है, उस इनिबिटर का मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, तो भाई इस इनिबिटर को एक्टिव साइट पर बाइंड करना जरूरी है, इसलिए है आंसर नंबर बी। अब जैसे एसी को ले लो, एलोप्यूरिनोल नाम का एक मॉलिक्यूल दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक गाउट नाम के डिजीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका जो शक्ल है एलोप्यूरिनोल का, ये ज़ैंथिन के इस मॉलिक्यूल के जैसा है। तो जब कभी मेरा एंजाइम आता है, तो एंजाइम जिसको बाइंड करना था ज़ैंथिन को, वो एंजाइम एलोज़ैंथिन से बाइंड कर सकता है। और जैसे उसने रिएक्शन कैटलाइज की, भाई वो एंजाइम का और एलोज़ैंथिन का कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, और ये अब एंजाइम को काम करने नहीं देगा, एंजाइम इनएक्टिव हो गया। तो क्योंकि यहां इनिबिटर को केमिकली मॉडिफाई करना जरूरी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करे। ऐसा कोई बोलते हैं हम लोग सुसाइड इनिबिटर। क्वेश्चन नंबर 41, अब आई फ्लाई के जो स्टूडेंट मुझसे बड़े परेशान थे, क्योंकि हर रोज उनसे मैं कोई काम करा रहा हूं, शायद अब उन्हें समझ में आना शुरू हुआ कि उस काम का मतलब क्या था। पूछ रखा है कि प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और यहां पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ग्रुप अमीनो एसिड का है जिसके साइड चेन में OH ग्रुप अवेलेबल है। तो दिखाई दे रहा है अपने डेली करने वाली मेहनत की वजह से आंसर का सीधा सीधा रूप, सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन। और देखिए साहब, सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन जो है, हमेशा याद रखेंगे केवल यही 3 अमीनो एसिड हैं मोस्टली केसेस के अंदर जिनका फॉस्फोराइलेशन होता है। इसलिए ऐसे काइनेज एंजाइम जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, मतलब काइनेज एंजाइम्स, इनको हम लोग 2 क्लास में बांटते हैं, टायरोसिन काइनेज और सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। हालांकि कुछ और केमिकल मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है सीरीन थ्रियोनिन अमीनो एसिड का, जैसे कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो भी अमीनो एसिड जिस भी तरह के मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके एग्जांपल्स भी। आई फ्लाई के साथ चाहे हम नेट की तैयारी करें, चाहे गेट की, चाहे किसी और एग्जाम की, हम हमेशा इसी बात पे फोकस करते हैं, भाई इंफॉर्मेशन केवल वो पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में आती हो, और इस इंफॉर्मेशन को उस एंगल से पढ़ना चाहिए कि हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब क्वेश्चन आए ना तो भाई कंफ्यूज ना हो, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, हम बस अपने एग्जाम पे फोकस करके जल्दी से आंसर मारें और आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 42, एक सेगमेंट है ट्रांसक्राइब जीन का, नॉन टेम्पलेट डीएनए की सीक्वेंस दे रखी है, और पूछा हुआ है कि भाई इससे बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस 5' to 3' डायरेक्शन में क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही कहीं चाहो तो तुम इसी सीक्वेंस से मैच कर लो, बस टी की जगह पर यू देख लो। 5' की साइड से सीक्वेंस दे रखी है, तो AGC टी की जगह पर यू, CAC टी की जगह पर यू और जी। आंसर तो यही है, बट लॉजिक क्या था, नॉन टेम्पलेट डीएनए को पढ़ा नहीं जाता। अगर यहां पे नॉन टेम्पलेट पे ATG है, तो नॉन टेम्पलेट डीएनए का स्टैंड वो है जिससे आरएनए नहीं बनता, आरएनए बनता है टेम्पलेट से, और टेम्पलेट में से कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, मतलब TAC। अब सोच के बताओ, अगर इसे पढ़ करके आरएनए बनेगा तो उस आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी,
यू जी। ये सीक्वेंस एग्जैक्टली वो है जो कि नॉन टेम्पलेट की होती है, इसीलिए शॉर्टकट था वो। क्वेश्चन नंबर 43 है, डीएनए कंटेंट है डिप्लॉयड सेल का G1 फेस में, और इस डीएनए कंटेंट की क्वांटिटी दे रहे हैं X। अब इसमें जो डिप्लॉयड दे रखा है ना, इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डिप्लॉयड से उलझना मत। अब चाहे सेल जैसी भी है, इसमें डीएनए कंटेंट है X, तो भाई G1 के बाद आता है S फेस और डीएनए की क्वांटिटी बढ़ गई 2x। G2 आया। अब म्योसिस 1 में जब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज की, तो क्या मेटाफेज में सेल डिवाइड हो गई? मेटाफेज में सेल है तो अभी एक ही, तो जो 2x का डीएनए है वो 2x का 2x ही है अवेलेबल। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, और एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज, तब जाके सेल डिवाइड होती है। और फिर म्योसिस 2 में फिर दोबारा डिवीजन, तो अल्टीमेटली इन सेल्स की 4 सेल बन जाती हैं 0.5 के साथ। बट क्वेश्चन तो हमें यहीं तक पूछ रखा है ना उन्होंने, तो भाई मेटाफेज ऑफ म्योसिस 1 में सीधा सीधा 2x है आंसर। डीएनए क्वांटिटी जो भी G1 में थी उसकी डबल अवेलेबल है। अगर वो डिप्लॉयड था तो टेट्राप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 44, अल्फा हेलिक्स है प्रोटीन का। अब यहां की बात कर रहे हैं कि इसमें बॉन्डिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो सीधी सीधी बात है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी है, बट कुछ और बातें भी जान लो। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कभी आर ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बैकबोन के कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बीच की है। क्वेश्चन नंबर 45, लो जी आई फ्लाई के डेली असाइनमेंट का एक और क्वेश्चन, असिमेट्रिक सी बीटा कार्बन। देखिए अमीनो एसिड को हम लोग बोलते थे कि ये है NH2 C COH H, और इस कार्बन को बोलते थे अल्फा कार्बन। तो इसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है ये है बीटा कार्बन। अब जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो भाई स्ट्रक्चर में आप याद करो कि कौन सा बीटा कार्बन ऐसा है जिसके 4 वैलेंसी के लिए 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब जैसे कि इसी डायग्राम को ले लो, इस डायग्राम में जब मैं इस C की बात करूं तो देखो अगर किसी कार्बन पर, जैसे इसी कार्बन को हम फोकस करें बीटा वाले को, तो एक ग्रुप तो ये है इसके पास, एक ग्रुप है ये वाला, और 2 ग्रुप जो हैं वो HH के हैं। जो H इकट्ठे दिखा रखे हैं मैं अलग दिखा देता हूं, तो दोनों एक जैसे हैं। असिमेट्रिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन की चारों बॉन्ड्स 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई। अब जैसे आइसोल्यूसिन को लो, तो जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन का एक ग्रुप CH3 के द्वारा, एक ग्रुप H के द्वारा, एक ग्रुप इस पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा और एक ग्रुप ये है। तो क्या ये चारों ग्रुप एक जैसे हैं? इसलिए ये है एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन मेरे पास बीटा वाला यहां भी अवेलेबल है। अब अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो मैं देखते मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन सा वाला वो स्ट्रक्चर है या कौन सा वाला क्लस्टर है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन अवेलेबल है, थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन। आई फ्लाई के साथ जब भी हम लोग तैयारी करते हैं नेट के लिए या गेट के लिए, तो ये तैयारी ऐसे होती है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम अपने आप ही समझ आते हैं। अब क्या डीबीटी वाले ये सोच करके पेपर बनाएंगे कि इस टॉपिक को नेट वालों ने कवर किया तो हम टच नहीं करेंगे? अब मोर और लेस यार, चाहे वो डीबीटी का JRF हो, चाहे ICMR का JRF हो, चाहे ICAR का हो, चाहे PhD का हो, चाहे सेलेक्ट का हो, सिलेबस तो लगभग एक ही जैसा है, वो सिलेबस जो नेट के साथ मैच करता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि नेट की तैयारी में ही है समझदारी। आई फ्लाई की सभी क्लासेस लाइव और ऑफलाइन लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल है। क्लासेस का टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है, जब तुम करना चाहो। भाई तुम्हारे पास अगर दिन में टाइम नहीं है, रात को 2 बजे की बात है, 2 बजे के बाद पढ़ लो। सुबह 4 बजे पढ़ना चाहते हो तो 4 बजे लेक्चर में आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे। लेक्चर तुम्हारी सुविधा के अकॉर्डिंग रहते हैं। इन क्लासेस को आप स्काइप पर कर सकते हो या व्हाट्सएप पर। सप्ताह में कुछ दिन भी करोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना ही आराम होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अब 3 जीन है मेरे पास, ABC। ए जीन में म्यूटेशन कर दिया गया और इसकी वजह से बी जीन ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, और हुआ यह कि अब सी जीन से प्रोटीन बन रहा है लेकिन प्रोटीन काम नहीं कर रहा। तो पूछ रहे हैं कि इनमें रिलेशन क्या है आपस में? तो भाई सीधा सीधा रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ए के कंट्रोल में है बी, मतलब ए जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होना चाहिए, और बी का बनने वाला प्रोटीन हेल्प करता है सी की। तो यानी कि बी प्रोटीन कुछ ऐसा है जो सी के साथ में इंटरेक्ट करता है और उस प्रोटीन की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तब उसके बेस पर आंसर है बी। ए है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के लिए और बी चाहिए सी को फंक्शनल बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, एक 1000 केबी का फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसमें 10 इवनली स्पेस्ड और सिमेट्रिक रेप्लिकेशन है। सिमेट्रिक रेप्लिकेशन मतलब बाइडायरेक्शनल।
डीएनए पॉलीमरेज मूव कर सकता है 1 kb पर मिनट की रफ्तार से। तो कितने मिनट लगेंगे 2 डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल से? और अगर ये लीनियर डीएनए का मॉलिक्यूल है भी और जो किनारे वाली दिक्कत है तो हम उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे, टीलोमेर्स वाली कहानी। अगर हम ये मान के चलें कि 10 के 10 ओरिजिन इवनली स्पेस्ड हैं एक दूसरे से और कोई भी किनारे से शुरू नहीं होता, तो कितने मिनट लगने वाले हैं? तो डायग्राम देख लो भाई। अगर हम लोग इन 10 के 10 ओरिजिन रेप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें होमोजीनियसली, तो भाई 1000 केबी के डीएनए में हर 100 केबी की दूरी पर एक ओरिजिन रेप्लिकेशन मिल जाएगा। तो जब भी कभी रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, तो हर 100 के बाद दूसरा अवेलेबल है, तो जब 2 ओरिजिन रेप्लिकेशन से एक साथ रेप्लिकेशन शुरू होगा तो मिड पॉइंट पे आके दोनों कंप्लीट कर चुके होंगे। और बाई डायरेक्शनल में एक तरफ रेप्लिकेशन करने की रफ्तार है 1 kb, तो दूसरी तरफ भी 1 kb है। तो इस 100 kb के पीस को रेप्लिकेट करने में 50 मिनट लगने वाले हैं। अब जहां ये एक मॉलिक्यूल है तो ऐसी ऐसी कहानी 10 जगह से है एक साथ, तो यानी कि मात्र 50 मिनट में 10 जगह से रेप्लिकेशन शुरू होकर ये पूरा का पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए आंसर है सी। और ऐसी ही बहुत सारी और कहानियां हम लोग रेप्लिकेशन में प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड लेंथ समझते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसान बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 54। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। एक एक्सपेरिमेंट में 4 डिफरेंट एंड टर्मिनल ब्लॉक्ड, मतलब प्रोटीन जो है उसका एंड टर्मिनल तो उन्होंने कर रखा है ब्लॉक, ये तो काम नहीं करता, और इसे ट्रीट किया गया ग्लूटाल्डिहाइड के साथ। भाई ग्लूटाल्डिहाइड प्रोटीन्स को इमोबिलाइज करने के लिए या फिर क्रॉस लिंकिंग कराने के लिए बड़ा फेमस एजेंट है, और इसकी जो पसंद है ना, ये हमेशा NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है। अब क्योंकि प्रोटीन के अंदर या तो NH2 ग्रुप है एन टर्मिनस वाला, या फिर जहां जहां लाइसिन लगे होंगे, तो याद करो भाई लाइसिन में एप्सिलॉन कार्बन के पास भी एक NH2 अवेलेबल है। तो अगर मैं ग्लूटाल्डिहाइड को किसी प्रोटीन के साथ दूं जिसका एन टर्मिनल ब्लॉक कर रखा हो, तो ये उसके लाइसिन के NH2 से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा प्रोटीन में क्या मिसिंग है जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहा? लाइसिन। जिस भी प्रोटीन में लाइसिन होगा और एन टर्मिनस ब्लॉक कर रखा हो, तब भी ग्लूटाल्डिहाइड उसे मॉडिफाई कर देगा, क्रॉस लिंकिंग करवा देगा। और प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, नई तरह के एसेस बनाने में, मॉलिक्यूल्स को लेबल करने में, बहुत चीजों में। क्वेश्चन नंबर 55। याद है आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो जब प्रोटीन बन जाता है तो उसके पास उस प्रोटीन को अलग अलग जगह जाना होता है। जिस प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना है उसके लिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस चाहिए होती है। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस को पहचानते हैं इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से उस टारगेट प्रोटीन की सीक्वेंस को पहचान करके पकड़ करके न्यूक्लियस के अंदर लेके आते हैं। और इस सीक्वेंस में जो अमीनो एसिड्स हैं ये बेसिक नेचर के हैं, के आर के। अब सोच के बताओ कि इसमें से कौन सी वो सीक्वेंस है जहां पर बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है? सीक्वेंस नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ हैवी चेन में और लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन लोसाई में मुझे नहीं मिलने वाला? यार एंटीबॉडी की कहानी में बहुत कुछ चीजें हैं। एंटीबॉडी जब बनता है डीएनए से आरएनए बनता है, तो एंटीबॉडी के अलग अलग रीजन अलग अलग एक्सोन्स के रूप में होते हैं, और आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा ये एक्सोन जुड़ने शुरू होते हैं। वेरिएबल रीजन के लिए अलग एक्सोन होता है, तो डायवर्सिटी रीजन के लिए अलग, तो जॉइनिंग रीजन के लिए अलग, और कांस्टेंट रीजन के लिए अलग। जब हम एंटीबॉडी की लाइट चेन की बात करते हैं तो उसमें तो केवल वी, जे और सी है, इसलिए लाइट चेन में केवल वी को जे से जुड़ना होता है, फिर बाद में ये दोनों जुड़ जाते हैं सी के साथ में, और इससे बन जाती है एक लाइट चेन। लेकिन हैवी चेन में वेरिएबल को जुड़ना पड़ता है पहले डी के साथ, फिर डी जुड़ता है जे के साथ, और फिर जे जुड़ता है सी के साथ। ये सारी बातें डिटेल में कि ये वी क्या है, डी क्या है, जे क्या है और सी क्या है, ये सब हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं जब हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं और उसके जीन एक्सप्रेशन को देखते हैं। और हम केवल ये नहीं देखते, हम इसके अलावा पी एडिशन, एन एडिशन भी देखते हैं। ये भी देखते हैं कि कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी कैसे बनती है, और इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि एंटीबॉडी रिपर्टोरी की स्टोरी क्या है, एंटीबॉडी की डायवर्सिटी कैसे, एक इंसान के अंदर 10 की पावर 10 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी कैसे मिल सकते हैं। अब तुम यहाँ जानते हो कि हैवी चेन में वेरिएबल को डी से जुड़ना है पहले, और फिर जुड़ेगा वो जे से। तब खुद देख के बताओ, डी जे से जुड़ सकता है क्योंकि वो अगल बगल में है हैवी चेन के, लाइट चेन के वी जे जुड़ सकते हैं अगल बगल में है, लेकिन वेरिएबल हैवी का और जे हैवी का नहीं होते, इन दोनों के बीच में डी भी होता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियां शॉर्ट एक्यूरेट तरीके से हम लोग समझते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते हुए हम लोग पिन पॉइंट करते हैं कि ये वो बात है जो एग्जाम में आने वाली है, और ज्यादातर एग्जाम में कुछ कॉमन ही बातें होती हैं, इसलिए ये क्लासेस काफी एक्यूरेट है।
क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप 9013902981 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जहां एक तरफ इन क्लासेस में हम लोग फुल फ्लैश लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो हम लोग के पास एक एलोबरेट टेस्ट सीरीज भी है। जो लोग अपने आप पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है। इसके अलावा मॉक एग्जाम भी होते हैं। इन एग्जाम में हम लोग आने वाले एग्जाम से पहले ही एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मॉक एग्जाम में जब असली पेपर की तरह दिखने वाले पेपर हमारे सामने आता है और वो माहौल क्रिएट होता है, तो जो जो गलतियां हमारे एग्जाम के टाइम में हो सकती हैं, वो गलतियां हम पहले ही कर लेते हैं और संभल जाते हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की तुम्हें पहले से जानकारी मिल जाए। और शेयर करो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी तुम्हारा मन करे। हमेशा याद रखो भाई, आई फ्लाई का है साथ, तो फिर घबराने की क्या बात। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।